राधे राधे। दोस्तों, हमारी आज की कहानी का शीर्षक है कद्र। सुबह के 9 बज रहे थे। आशीष और आशी कॉलेज जा चुके थे। सुमित जी नहाकर निकल चुके थे। नाश्ता मेज पर लगाकर मैं जल्दी से टिफिन पैक करके ले आई। सुमित जी ने बहुत ही अनमने मन से नाश्ता किया और रोज की तरह बड़बड़ाते हुए बाहर निकल गए। मैंने बिखरी हुई रसोई समेटी और अपने लिए 1 कप अदरक वाली चाय बनाई। फिर चाय का कप लिया और सोफे पर बैठ गई। पूरे दिन में यही कुछ पल मेरे अपने होते हैं। यह कुछ फुर्सत के क्षण मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। इन पलों में मैं डूबती उतरती रहती हूँ। दुख सुख का हिसाब करती हूँ। जीवन की धूप छावम को महसूस करती हूँ। एक बार सुमित जी वह बच्चे घर लौट आते हैं तो समय पंख लगाकर उड़ने लगता है। फिर मैं चक्कर घिन्नी सी इन सबके चारों ओर घूमती रहती हूँ। सोफे पर आराम से सर पीछे टिककर मैं अतीत के गहरे सागर में उतर जाती हूँ। याद आती है विवाह के समय बैंड पर बज रही वह धुन। छोड़ चली बाबुल का घर मोहे पिया का नगर प्यारा लगे। उसके बाद जब विदाई का समय आया तो मैं फूट फूट कर अपनी बहनों, भाभी और माँ के गले लगकर रोने लगी। मेरे धीर, गंभीर, हमेशा शांत रहने वाले पापा और भैया भी मुंह फेर कर अपने आंसुओं को छुपाने की विफल कोशिश कर रहे थे। भाभी ने सांत्वना देते हुए कहा था, अरे तुम चिंता क्यों करती हो? तुम तो सर्वगुण संपन्न हो। देखना सुमित जी और ससुराल वाले तुम्हें सिर आंखों पर बिठाकर रखेंगे। मैंने सपनों की बहुत ऊंची उड़ान तो नहीं भरी थी, पर मुझे पूरा विश्वास था कि अपने रूप गुण के सहारे मैं सुमित जी और ससुराल वालों का दिल अवश्य जीत लूंगी। रूप और गुण के साथ मैंने म्यूजिक में एमए भी किया था। सो मैं आत्मविश्वास से भर उठी। जैसे ही डोली ससुराल के घर के सामने रुकी, मेरा दिल एक बार फिर से जोरों से धड़क उठा। मुझे जेठानी जी ने सहारा देकर नीचे उतारा। फिर मैं धीरे धीरे चलने लगी, लेकिन अचानक मुझे जोर का झटका सा लगा। सुमित जी तो बिना पीछे देखे तेज कदमों से चले जा रहे थे और मैं लगभग घिसटती हुई दरवाजे तक पहुंच गई। कुछ रस्मों को करके मुझे सोफे पर बिठा दिया गया। घर में शादी के जैसा कोई माहौल नहीं था, ना ही नई दुल्हन को देखने का किसी को चाव था। रिश्तेदार जाने की जल्दी मचा रहे थे। मिठाइयों के बंटवारों पर शोरगुल मचा था और मेरा सिर दर्द से फटा जा रहा था। मेरा मन उस समय चाय पीने का कर रहा था, लेकिन चाय की एक प्याली तो दूर, किसी ने मुझे पानी भी पीने के लिए नहीं दिया। सास ससुर जेठ सब शादी में जो कमियां रह गई थी, उसके लिए एक दूसरे पर दोषारोपण कर रहे थे। धीरे धीरे वातावरण में शांति छा गई। जैसे तैसे डिनर करके सब सोने की तैयारी में थे। मुझे भी लगभग धक्का देकर सुमित जी के कमरे में भेज दिया गया। कमरे में जाकर मैंने पाया कि सुमित जी तो पहले से ही खर्राटे भरकर सो रहे हैं। मैं मन महसूस कर रह गई। फिर सोचा बेचारे थकावट की वजह से सो गए होंगे। मुझे ऐसा प्रतीत हो रहा था कि सुमित जी मुझसे कटे कटे से रह रहे हैं। फिर सोचा शायद भरे परिवार में बातचीत करने में शर्मा रहे होंगे। कुछ दिन अपनी ससुराल में बिताने के बाद हम लोग सुमित जी के शहर दिल्ली आ गए, क्योंकि सुमित जी यहीं पर काम करते थे। सामान को ट्रक से पहले ही पहुंचा दिया गया था, जो कि कुछ खास दोस्तों ने मिलकर सरकारी फ्लैट में लगवा भी दिया था। मुझे अपने नए घर की बागडोर संभालने का बहुत उत्साह और चाव था। पैर जमीन पर नहीं पड़ रहे थे। अपनी कार्यकुशलता और रूप और गुण से सहज ही इनका दिल जीतकर आदर्श पत्नी बनकर मैं सुमित जी के दिल पर राज करूंगी। मेरे मन में यही विचार आ रहे थे। 3-4 दिन तो सुमित जी के दोस्तों के घर दावतें चली। आखिर वह दिन भी आ गया जब मुझे अपने घर की जिम्मेदारी संभालने का शुभ अवसर मिल ही गया। शादी के बाद उनके ऑफिस जाने के पहले दिन मैं बड़े ही मन से खाना बनाया। दाल चावल सब्जी और खीर बनाकर टिफिन पैक कर इन्हें दे दिया। पूरा दिन सोचती रही कि आज मेरी पाककला की परीक्षा है। टिफिन खोलेंगे तो खुश हो जाएंगे। शाम के लिए हल्का सा नाश्ता बनाकर मैं बहुत ही बेचैनी से सुमित जी की राह देखने लगी।
सुमित जी आए और साथ में लेकर आए एक कड़वा सा उलाहना। घर आते ही बैग एक और रखकर मुझे जोर से आवाज देकर बुलाया गया। मैंने सोचा चाय या पानी कुछ चाहिए होगा, मगर मामला तो कुछ और ही था। वह डांट कर बोले, मैं ऑफिस जाता हूं या पिकनिक मनाने जाता हूं। आज टिफिन में यह क्या क्या भर दिया था। इस हिसाब से मुझे टिफिन देती रही तो मेरी सेहत तो खराब करोगी ही, साथ में मेरे महीने का बजट भी गड़बड़ा जाएगा। महीने का राशन 15 दिन में ही खत्म कर दोगी तुम। उसके बाद का राशन क्या तुम्हारे मायके से आएगा? यह सब सुनकर मैं बुरी तरह से दुखी हो गई। मेरी आंखों से आंसू निकलने लगे। चाय बनाने का बहाना करके मैं किचन में चली गई और बहुत कोशिश करने के बाद भी आंसू नहीं रुके। फिर याद आया कि माँ ने समझाया था कि आरंभ में नए घर में सामंजस्य बिठाने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ सकता है, लेकिन कुछ दिन साथ रहने के बाद एक दूसरे के स्वभाव और आदतों को जानकर सब कुछ सामान्य हो जाता है। यही सब सोचकर मैं अपने मन को सांत्वना दी और नई गृहस्थी की डगर पर आगे चल पड़ी। कुछ ही दिनों में मुझे यह समझ आने लगा था कि यह रास्ते आड़े तिरछे होने के साथ साथ बहुत ऊंचे नीचे भी हैं। असल में बचपन से ही उनके मन में पुरुष और स्त्री में भेदभाव को लेकर बहुत भ्रांतियां बनी हुई थी। उनके हिसाब से पुरुष का स्थान बहुत ऊंचा और औरत उसके पैर की जूती के समान थी। औरत को यह बहुत ही हीन दृष्टि से देखते थे। मेरा रूप रंग, शिक्षण, कार्य कुशलता सब इन सब के आगे बेकार थे। अब तो रोज रोज ही यह मेरे कार्यों में मीन मेक निकाल कर मुझे डांटने का अवसर खोजते रहते। मैं लोक लाज के डर से जुबान पर ताले लगाए रहती। इनका क्रोध प्रदर्शन भी इतनी ऊंची आवाज में होता कि साथ वाले फ्लैटों की खिड़कियां और दरवाजे पटपट खुलने लगते। एक दिन तो अपमानित करने की सारी सीमाएं इन्होंने पार कर दी। पड़ोस की सीमा भाभी हमारे लिए डोसा लेकर आई और बोली, आज रविवार है तो आज आप मेरे हाथ का बना नाश्ता कीजिए। उन्होंने जैसे ही प्लेट मेरी ओर की, इन्होंने प्लेट अपनी ओर ले ली। फिर मुझे देखकर बोले, अरे भाभी, बंदर क्या जाने अदरक का स्वाद। मैं दोनों को देखती रह गई। फिर वह बोले, यह क्या जाने डोसा बनाना और खाना। कभी जिंदगी में खाया हो तो यह बताएं। सीमा भाभी चुपचाप चली गई। इनके द्वारा अपमानित तो मैं बहुत बार हुई थी, पर ऐसे किसी गैर के सामने पहली बार हुई थी। मेरे मन में गहरी टीस उठ गई। मुझे समझ नहीं आ रहा था यह किस तरह के व्यक्ति हैं जो किसी दूसरे के सामने भी अपनी पत्नी को अपमानित करने से नहीं चूकते। मेरा जीवन इसी तरह चलने लगा। फिर कुछ समय बाद मुझे पता चला कि मुझे मां बनने का सुख मिलने वाला है, तो मैं फूली नहीं समाई। मैं सोचने लगी, जब सुमित जी को यह खुशखबरी दूंगी तो वह कितना खुश हो जाएंगे। सारा गुस्सा ताने सब भूल कर रह जाएंगे। शाम की चाय के समय मैंने संकोच से इन्हें संकेत दिया कि वह पापा बनने वाले हैं। यह सब सुनकर वह खुश होने के बजाय बहुत ही अनमने होकर बोले, अरे इतनी जल्दी यह मुसीबत। फिर कुछ सोचते हुए बोले, ठीक है, 2 महीने बाद अपने मायके वालों से कह देना, वह आकर तुम्हें ले जाएंगे और डिलीवरी भी वही हो जाएगी। अब अम्मा तो दौड़ भाग कर नहीं सकती, उनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है, वह अपने घुटनों से लाचार है। मैंने फिर डरते डरते पूछा कि मेरे जाने पर आपकी देखभाल कौन करेगा। यह सुनकर वह फिर से अपने पुराने वाले मूड में आ गए और चिल्ला कर बोले, तुम्हें जैसा कहा गया है वैसा करो, फालतू की बहस मत करो और अपने जाने की तैयारी करो। कुछ समय बाद ही भाई साहब मुझे लेने के लिए आ गए। सुमित जी ने भाई साहब से सिर्फ औपचारिक बातचीत की, करीबी रिश्तेदारी वाली कोई बात उनमें नहीं थी। घर पहुंचकर भैया बोल ही पड़े। बोले, मुझे तुम्हारे सुमित जी का स्वभाव बहुत अजीब सा लगा। हंसी मजाक करना तो दूर, उन्हें तो मैंने मुस्कुराते तक नहीं देखा। यह सुनकर मैं सहम गई। फिर बात को संभालते हुए बोली,
भैया ऑफिस के काम का बहुत तनाव है। ऐसे में मेरा मायके आ जाना, यही सब उन्हें उदास कर गया होगा। मेरे भोले से भाई साहब मेरी बातों पर विश्वास कर गए और हंसी खुशी मेरी बात को मान गए। बाकी मेरी खूब सेवा हुई। खुशहाल वातावरण में समय पंख लगाकर उड़ गया और मेरी डिलीवरी का समय भी आ गया। लेबर पेन शुरू होते ही मुझे अस्पताल ले गए। पापा ने मेरे ससुराल और सुमित जी दोनों को ही सूचना भिजवा दी। 8 घंटे की कठिन प्रसव पीड़ा सहते सहते सुमित जी और ससुराल वालों को भी मैं अपने पास देखना चाहती थी, न पर निराशा ही हाथ लगी। लेडी डॉक्टर ने जब जुड़वा बच्चे होने की खबर दी तो मन खुशी से नाच उठा। मेरा जीवन एक बेटा और एक बेटी पाकर निहाल हो गया। मैंने ईश्वर को धन्यवाद देते हुए हाथ जोड़ दिए। भैया और पापा मिठाइयाँ बांट रहे थे। अम्मा और भाभी मेरी सेवा में जुड़ गए। ऐसे में तभी बिल्कुल कठोर सा चेहरा लिए सुमित जी आकर खड़े हो गए। बच्चों को देखकर उनके चेहरे पर ना तो कोई प्रसन्नता थी और ना ही रौनक आई। ऐसा लग रहा था जैसे उन्हें जबरदस्ती यहाँ पर बुलाया गया हो। बच्चों को देखते रहे, फिर 2 दिन तक अजनबियों की तरह रहकर वापस चले गए। ऐसा लग रहा था मानो यहाँ आकर उन्होंने हम सब पर कोई एहसान किया हो। और जाते जाते भैया को फरमान सुनाकर चले गए। 1.25 महीना होते ही निशा को दिल्ली पहुंचाना। मुझे घर के कामकाज में बहुत परेशानी हो रही है। 1.25 महीना पूरा होते ही भाई साहब मुझे दिल्ली छोड़ने आए। मायके में तो अम्मा और भाभी के सहयोग से बच्चों संभल रहे थे, पर यहाँ दिल्ली आकर कमजोरी की हालत में बच्चों को संभालना एक चुनौती से कम नहीं था। भाई साहब जाते जाते इनसे कह गए कि निशा के लिए 2 बच्चों के साथ घर का काम संभालना कोई आसान बात नहीं है। आप जल्दी ही कोई काम वाली बाई रख लीजिए। भैया के सामने तो इन्होंने हामी भर दी, पर उसके लिए कभी कोई प्रयास नहीं किया। अब मेरी अग्नि परीक्षा शुरू हो गई। कमजोर शरीर के साथ बच्चे संभालना और घर का सारा काम करना कोई हंसी खेल नहीं था। काम वाली बाई रखने की कोई संभावना भी मुझे नहीं दिख रही थी। आखिर हार कर कुछ दिन झेल कर एक दिन मैंने ही हिम्मत करके कहा, सुमित जी मैं पड़ोस में पता करती हूँ किसी काम वाली बाई के लिए। इधर आसपास बहुत घरों में बाई आती है। यह सुनकर उनकी तैयारियां चढ़ गई और जोर से बोले, मेरी इतनी हैसियत नहीं है कि मैं कोई काम वाली बाई रखूं। अगर खुद को तुम कोई महारानी समझती हो तो तुम्हें बाई को मायके से लेकर आना था। यह सब सुनकर मैं सकते में आ गई। अच्छी खासी पोजीशन पर है, पर घर खर्च पर इतनी कंजूसी क्यों? यह मैं आज तक समझ नहीं पाई। अपनी अम्मा बहन और भाभी के लिए तो दिल खोलकर खर्च करते हैं। अभी कुछ समय पहले ससुराल से सब आए थे, तब तो दिल खोलकर खर्च किया था। बात धीरे धीरे समझ में आने लगी कि यह अभी तक मुझे पराये घर से आई हुई ही समझते हैं। मेरे लिए उनके दिल में ना तो प्यार है और ना ही परवाह। इसी को अपना भाग्य मानकर मैंने नए सिरे से स्वयं को समेटा और जीवन युद्ध लड़ने के लिए तैयार हो गई। इसी तरह दिन महीने और सालों गुजरने लगे। बच्चे भी बड़े हो रहे थे। मैंने अपना पूरा ध्यान बच्चों की देखरेख में लगा दिया। बच्चों को देखकर निर्मोही सुमित जी को और उनके ज्यादतियों पर मैं ध्यान ही नहीं देती थी। हमेशा यही सोचती कि सुमित जी ने तो पराया कर ही दिया है। कहीं ऐसा ना हो कि बच्चों की देखरेख में कोई कमी रह जाए और मैं उनका प्यार और स्नेह भी खो दूं। सुमित जी के प्रति मेरा समर्पण किसी भी काम नहीं आया। सुमित जी किसी न किसी बात पर खटपट लगाए रहते थे। अब मैं सुध बुध भूल कर अपने काम में लगी रहती। तन बदन की भी सुध नहीं रहती। एक दिन वह मुझे देखकर बोले, तुमसे अच्छी तो काम वाली बाई लगती है। सस्ते कपड़े जरूर होते हैं, पर सलीके से रहती है। तुम तो उनसे भी बदतर लगती हो। यह सुनकर मैं खून का घूंट पीकर रह गई। सुमित जी के ऑफिस जाने के बाद मैंने शीशे में खुद को निहारा तो आज मुझे सुमित जी की बात बिल्कुल सही लगी कि घर परिवार के लिए त्याग करते करते मैंने अपने रूप रंग को तो भूला ही दिया था।
मैं यह भूल गई थी कि मैं भी एक औरत हूँ। मुझे भी सजने संवरने का अधिकार है। उस दिन मैंने सुमित के ऑफिस से आने से पहले खुद पर कुछ समय दिया। मैंने नहाकर बहुत ही सुंदर आसमानी साड़ी पहनी। हल्का मेकअप करके आंगन में लगे मोगरे के फूलों से गजरा बनाकर जुड़े में सजाया। आशी और आशीष भी मेरा यह रूप देखकर मुस्कुराने लगे और बोले, मम्मी आज तो आप गजब ढा रही हो। अपने होश संभालने के बाद शायद पहली बार उन बेचारों ने मुझे सजा सवरान देखा था। मैं बेकरारी से अब सुमित जी का इंतजार करने लगी। आज तो चौंका दूंगी और उनकी सारी शिकायतें दूर कर दूंगी। बस यही सोचे जा रही थी। शाम को सुमित जी घर आए तो मुझे देखकर माथे पर बल पड़ गए और बोले, यह क्या नाचने वालियों की तरह गजरे लगाकर बैठी हो? उतारो यह सब। मुझे नहीं पसंद यह सब चीप फैशन। यह सुनकर गुस्से से मेरा बुरा हाल हो गया। शादी के बाद पहली बार मैंने अपने गुस्से को बेकाबू होते देखा। मैंने गुस्से में गजरा नोचकर सुमित जी की ओर फेंक दिया, जुड़ा खोल दिया और चिल्लाई, हाँ मैं नाचने वाली बाई हूँ, देखोगे मेरा नाच। मेरा यह रौद्र रूप देखकर आशीष और आशी भी सहम गए। मैं बच्चों को घसीटती हुई अपने कमरे में ले गई और दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। सालों साल से दबा हुआ आक्रोश आज गुस्से और आंसुओं के साथ बाहर निकला था। पहली बार घर में कुछ भी खाने को नहीं बना। सब भूखे ही सो गए। मैं दोनों बच्चों को सीने से लगाकर सारी रात रोती रही। दोनों बच्चे समय से पहले ही बहुत समझदार हो गए थे। दोनों मन लगाकर पढ़ाई करते। उन्हें मालूम था कि पूरा घर खर्च करने के लिए हम सुमित पर आधारित थे। पढ़ाई में जरा सी भी लापरवाही होने पर मम्मी को ही दोषी मानकर उन्हें प्रताड़ित किया जाएगा। इसीलिए बच्चे कुछ नहीं कहते और चुपचाप अपना पूरा ध्यान पढ़ाई में लगाते, जिससे कि मुझ पर कोई आँच भी ना आए। इसी तरह धूप और छाव के मौसम में जीवन नया को खेते खेते मैं चली जा रही थी। पर आशीष और आशी ने इस बीच में मजबूत पतवार का काम किया। तभी दरवाजे पर बहुत तेज आवाज हुई। तेज आवाज से मैं यादों के गहरे समंदर से उबरकर बाहर आई। यादों की लहरों में मेरा मन भीग गया था। जल्दी से दरवाजे की ओर दौड़ी। दरवाज़ा खोला तो पाया आशीष चिंता के भाव लिए खड़ा था। बोला, क्या हो गया था मम्मी? कब से डोर बेल बजा रहा था, आप खोल क्यों नहीं रही थी? मैं तो बहुत घबरा गया था। मैंने कहा, बस थकावट की वजह से नींद आ गई थी। कैसे कहती कि मैं अतीत के गहरे सागर में उतरकर सब कुछ भूल गई थी। अब तक आशी भी कॉलेज से आ गई थी। मैंने तीनों का खाना परोसा और हम मिलजुल कर खाने लगे। यह समय मुझे सबसे सुखद लगता था, क्योंकि इस समय मैं जीवन की सारी कड़वाहट को भूलकर अपने बच्चों के साथ खाना खाती थी और उनसे हंसी खुशी बातें करती थी। बच्चे खाना खाने के बाद अपने कमरे में चले गए। कुछ देर आराम करने के बाद वे दोनों पढ़ाई में जुट जाएंगे। दोनों का फाइनल में 1 महीना बाकी था। दोनों कठिन मेहनत से परीक्षा की तैयारी कर रहे थे। इसके बाद उन्हें आगामी उच्च शिक्षा के लिए दूसरे शहर में हॉस्टल या पीजी में रहना होगा। मैं उनके जाने के बाद अपने अकेलेपन के बारे में सोच सोच कर घबरा जाती। मेरे दोनों बच्चे मेरे सूरज थे और मैं उनकी धरती। मैं सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती रहती। सूरज के चले जाने पर मेरी गति ही रुक जाएगी। वही सुमित द्वारा दिए गए प्रताड़ना और तंज जिन्हें मैं बच्चों के प्यार की वजह से भूल जाती थी, उन्हें अब मैं कैसे सहूंगी? जब कभी भी वो डांटना शुरू करते तो मैं बच्चों के काम में लग जाती और उन्हें अनसुना करती। अब बच्चे बड़े हो गए तो समझने लगे कि पापा के स्वभाव में नेगेटिव बातें ज्यादा होती हैं। अपने को हर तरह से वह कुशल समझते हैं और दूसरे को हीन दृष्टि से देखकर कटाक्ष करना, व्यंग करना उन्हें बहुत भाता है। दोनों बच्चे मुझे समझाते, मम्मी आप पापा की बातों को एक कान से सुना करो और दूसरे कान से निकाल दिया करो। यह सब उनकी आदत में शुमार हो चुका है, वह अब नहीं बदलेंगे। मैं भी बच्चों की सलाह मानकर मस्त रहने लगी थी।
सुमित जी की अनुपस्थिति में मनपसंद गीत गाती थी। मैंने संगीत में एमए किया था, इसीलिए सुमित जी द्वारा मिली गई उपेक्षा को संगीत की नदियों में डुबो देना चाहती थी, पर इसकी भी इजाजत नहीं थी मुझे चोरी छुपे ही संगीत गाना पड़ता था। बच्चों के फाइनल खत्म होकर रिजल्ट्स भी आ चुके थे, जहां मुझे बच्चों की सफलता पर खुश होना चाहिए था, उसके स्थान पर एक अलग ही घबराहट और अवसाद ने मुझे घेर लिया था। दरअसल अब आगे की पढ़ाई के लिए बच्चों को शहर से बाहर जाना था। आशीष को मुंबई और आशी को कोटा जाना था। बच्चे खुद ही अपने लिए दौड़ भाग कर रहे थे। पापा का कर्तव्य केवल उनके अकाउंट में रुपए ट्रांसफर करना था। एडमिशन, हॉस्टल के लिए कितनी भाग दौड़ थी, सब बच्चे स्वयं ही कर रहे थे। अपने दोस्तों के अभिभावकों से सलाह कर रहे थे। यह सब देखकर मैं अवसाद और उदासी में डूबती जा रही थी। मैं फिर अकेली और तन्हा रह जाऊंगी, यह सोचकर मुझे अवसाद में घेर लिया था। किसी भी काम में मन नहीं लगता। आज मातृ दिवस था। सवेरे ही बच्चे फूल लेकर चरण स्पर्श करने आए, तो बहुत अच्छा लगा। मैंने भी बड़े चाव से उनका मनपसंद खाना बनाया। दोपहर में सबने मिलकर बड़े ही अच्छे माहौल में खाना खाया। मैं बर्तन समेटकर किचन में जाने ही वाली थी कि बच्चे एक चंचल मुस्कान अपने चेहरे पर लाकर अपने कमरे से एक नया हारमोनियम लाते दिखे। मैं आश्चर्य मिश्रित खुशी से उन्हें देखती रह गई। वह हारमोनियम मेरे सामने रखकर बोले, मम्मी यह मदर्स डे का गिफ्ट है। मैंने हैरानी से पूछा कि इतने रुपए तुम्हारे पास कहाँ से आए? तो वह हंसकर बोले, माँ चिंता मत करो, यह रुपए हमने अपनी पॉकेट मनी से बचाए हैं और कुछ छोटे बच्चों के ट्यूशन लेकर इकट्ठे किए हैं। मेरा मन हारमोनियम को देखकर नाच उठा। मैंने बच्चों को गले लगा लिया। बच्चे बोले, मम्मी जब पापा ऑफिस चले जाया करें तब पीछे से आप रियाज किया करो। मैंने हारमोनियम बच्चों के कमरे में छुपाकर रख दिया। मेरे शरीर में बिजली की स्फूर्ति सी आ गई। सुमित के जाते ही मैं तुरंत काम खत्म करके नहा धोकर रियाज करने बैठ जाती। समय का पता ही नहीं चला। मैं अपने सारे दुख दर्द भूल गई। हर साल की तरह इस साल भी हमारी सोसाइटी की ओर से दिवाली का उत्सव मनाया जा रहा था। अभी मेरे बच्चों को हॉस्टल जाने में लगभग 1.5 महीने का समय था। समिति के क्लब में नृत्य, रंगोली, छोटे बच्चों के लिए फैंसी ड्रेस के कार्यक्रम आयोजित होते, जिसमें लोग बड़े उत्साह से भाग लेते। आशी ने इस बार गायन प्रतियोगिता में मेरा नाम मना करने के बावजूद लिखवा दिया। मैंने कहा, बहुत समय से मैंने कभी आयोजनों में गाया ही नहीं है, तो मुझसे नहीं गाया जाएगा। आशी ने धैर्य बंधवाया कि आजकल अभ्यास तो कर ही रही हो, बहुत अच्छा गाओगी। अगले दिन शाम को आशी और आशीष साथ सोसाइटी क्लब में जा पहुंची। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। जब मेरा नाम पुकारा गया तो मैंने मन ही मन ईश्वर को याद किया और स्टेज पर जाकर अपने दोनों बच्चों पर एक नज़र डाली। दोनों बहुत ही उम्मीद लगाकर उत्सुकता से मेरी ओर देख रहे थे। वह मुझे सफल होते देखना चाहते थे। मेरे मन से एक आवाज आई, निशा उतार दे अवसाद के चोले को, अपने बच्चों की आशाओं का मन रख। पता नहीं कैसे मैं आत्मविश्वास से भर उठी और होठों से मीठे स्वर निकलने लगे। अनुराधा फिल्म का गाना मैं गाया। गाने में मैं इतनी लीन हो गई कि लोगों की तालियों की आवाज से चेतन में लौट कर आई। मेरे गाने को बहुत सराहा गया। लोग खड़े होकर तालियां बजा रहे थे। प्रथम पुरस्कार भी मेरे नाम आया। बच्चों की खुशी का तो कोई ठिकाना ही नहीं था। स्टेज से उतरते ही लोगों ने मुझे घेर लिया और मेरे सुंदर गायन के लिए मुझे बधाई देने लगे। तभी भीड़ में रास्ता बनाते हुए एक पुरुष आगे बढ़े। मुझे सम्मानपूर्वक अभिवादन करते हुए बोले, निशा जी, आपके गाने को सुनकर आपसे एक अनुरोध करना चाहता हूं। मैंने कहा, कहिए। वह बोले, आपके शहर में अगले महीने लायंस क्लब की ओर से बहुत बड़ी गायन प्रतियोगिता का आयोजन होने जा रहा है। देश के नामचीन गायक यहां आ रहे हैं जो जज होंगे। आप इसमें भाग लीजिए।
हमें बहुत खुशी होगी। यह सुनकर मैंने घबराते हुए कहा, देखिए सर, मैं तो बहुत ही मामूली गायिका हूँ। मैं इतने बड़े आयोजन में भाग नहीं ले पाऊंगी। आपसे माफी चाहती हूँ। सज्जन बोले, हीरा अपना मोल नहीं जानता निशा जी। आप कोशिश करिए। अपनी प्रतिभा को संकोच या किसी डर की वजह से मत छुपाइए। क्लब के अन्य सदस्य भी इस प्रस्ताव से सहमत थे। बच्चों ने भी खुशी खुशी हामी भर दी। बच्चे मेरी सफलता पर फूले नहीं समा रहे थे, लेकिन मैं मन ही मन डर रही थी, क्योंकि मैं बच्चों की खुशी देखकर हामी भर चुकी थी और मुझे ये भी पता था कि सुमित इस प्रस्ताव को कभी भी नहीं मानेंगे। घर में आने वाले एक बड़े बवंडर से निपटने के लिए मैं खुद को तैयार करने की कोशिश कर रही थी। पूरे शहर में इस गायन प्रतियोगिता के प्रचार के लिए पोस्टर लग रहे थे। जजमेंट करने वाले संगीतकारों के नाम सहित प्रतियोगियों के नाम भी थे। पोस्ट पर मेरा नाम देखकर जहां एक ओर बच्चे नाच उठे, वहीं दूसरी ओर सुमित जी ने घर आकर भयंकर हंगामा किया। सुमित ऑफिस से आते हुए पोस्टर पर मेरा नाम देखकर आग बबूला होकर घर आए। घर में घुसते ही ऊंचे स्वर में चिल्लाने लगे, निशा, तुमने मुझसे बिना पूछे इतना बड़ा फैसला कैसे ले लिया? तुम हरगिज इस प्रतियोगिता में भाग नहीं लोगी। उनके ऊंचे स्वर को सुनकर आसपास की खिड़कियों से लोग झांकने लगे। कल ही जाकर अपना नाम वापस ले लो। मेरे घर में यह गाना बजाना नहीं चलेगा। हम सब लोग शांत रहे और घर में इतना तनाव हो गया कि सब लोग बिना खाना खाए ही सो गए। लेकिन बच्चों ने मुझे मेरा नाम वापस नहीं लेने दिया और प्रतियोगिता के दिन हम तीनों ने सुमित जी के ऑफिस से घर आने से पहले ही निकल जाने की योजना बना डाली। मैंने अपनी मनपसंद गुलाबी शिफॉन की साड़ी पहनी, हल्का सा मेकअप करके तैयार हो गई। आशी और आशीष उत्साह में रंगे हुए पहले ही तैयार खड़े थे। आयोजकों ने गाड़ी भिजवाई थी। सुमित जी के घर पहुंचने से पहले ही हम तीनों ने शहर के टाउन हॉल में अपनी जगह ले ली। जाने माने गायक गायिकाओं और संगीतकारों का अनोखा सम्मेलन था, जिनके नाम तस्वीर सिर्फ टीवी और पत्रिकाओं में देखे थे। उन्हें आंखों के सामने देखकर विश्वास नहीं हो पा रहा था। बच्चे भी उन्हें देखकर हैरान थे। हॉल में चारों ओर कड़ी सुरक्षा थी। कोई परिंदा भी पर नहीं मार सकता था। कार्यक्रम आरंभ हुआ तो समा बन गया। मैं मन ही मन बहुत घबरा रही थी। मेरी बारी आने पर बच्चों ने मुझे गले लगाकर शुभकामनाएं दी थी। अनोखी आत्मविश्वास में भरकर मैं स्टेज पर आई और मैंने राजस्थान का एक प्रसिद्ध गीत केसरिया बालम गाया। मेरा गाना शुरू होते ही पूरे हॉल में सन्नाटा छा गया। लोग तन्मय के साथ मेरे संगीत में डूब गए। मैं भी डूब कर गाती रही। सभी कलाकारों ने बहुत अच्छा गाया था। कार्यक्रम समाप्त होने पर सभी प्रतियोगियों को हॉल के पिछले गेट से गाड़ियों में बिठाकर ले जाया गया। श्रोताओं के लिए सामने का गेट था। सामने वाले गेट पर बच्चे मेरी प्रतीक्षा कर रहे थे। जैसे ही मैंने उन्हें कार में बैठने के लिए मेरी गाड़ी रुकवाई, उसी समय मेरी नज़र सुमित पर पड़ी। वह दूर वॉचमैन के साथ खड़े थे और हमें इस तरह देख रहे थे जैसे अभी जलाकर भस्म कर देंगे। मैं मन ही मन अज्ञात आशंका से कांप उठी कि कहीं ऐसा ना हो, हमारा तमाशा यही बन जाए। पर अचानक भगवान ने कृपा करी और वह भीड़ के रेले में फंस गए और वहां से निकल नहीं पाए। मैंने जल्दी से बच्चों को गाड़ी में बिठाकर गाड़ी आगे बढ़वा दी। घर पहुंचकर अब हमें घर का मोर्चा संभालना था। बच्चों को जल्दी से खाना खिलाकर उनके कमरे में भेज दिया। स्वयं एक बड़े तूफान का सामना करने के लिए तैयार हो गई। थोड़ी ही देर में सुमित जी किसी बवंडर भरे तूफान की तरह आ पहुंचे और आते ही जोर जोर से चिल्लाने लगे। बोले, कर दिया ना मेरी इज्जत का कबाड़ा। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई घर से बाहर निकलने की और न जाने कितने बेहुदा आरोप मेरे चरित्र पर लगा डालें। और इस तरह उन्होंने मेरे चरित्र को तार-तार कर दिया। मैं खामोशी से सिर नीचा करके बैठी रही। अचानक उन्होंने एक फरमान सुनाया कि अब मेरा और तुम्हारा इस छत के नीचे एक साथ गुजारा नहीं है। तुम अपने मायके जा सकती हो।
यह सुनकर मैं स्तंभ रह गई। मैं जानती थी कि उनकी इस बात को कोई काट नहीं सकता, कोई बदल नहीं सकता। जो इन्होंने कह दिया वह उनके लिए पत्थर की लकीर हो गया। उस रात मेरे स्वाभिमान को गहरी चोट लगी थी। 23 साल घर परिवार की बिना किसी शर्त के सेवा करती रही, और आज एक पल अपनी खुशी के लिए जिया तो तूफान खड़ा कर दिया। मैं इस उम्र में मायके जाऊंगी, यह सोचकर ही मैं हैरान थी। अगले दिन सवेरे रोज की तरह स्वाभाविक तौर पर अपने काम में लग गई, लेकिन दिल में तो विचारों की सुनामी आई हुई थी। बच्चों को जाने में अभी 2 दिन बाकी थे। मेरी पूरी कोशिश थी कि बच्चे हंसी खुशी विदा हो और आगे की पढ़ाई शुरू करें। मेरी वजह से उनकी पढ़ाई पर कोई फर्क ना पड़े। आज पहली बार यह मौन व्रत धारण किए बिना टिफिन लिए ऑफिस के लिए निकल गए, और मैं बच्चों के जाने की तैयारी में जुट गई। अचानक मोबाइल की घंटी से मेरा ध्यान भंग हुआ। फोन मुंबई से था। कल के गीत संगीत में शामिल हुए एक बहुत बड़े संगीतकार का था। उन्होंने कहा, निशा जी, कल के कार्यक्रम में मैंने आपका गाना सुना। वास्तव में आपका गाना बहुत ही अच्छा था। मुझे 2 फिल्मों में संगीत देना है और मैं किसी फीमेल से गाना गवाना चाहता हूं। कृपया मेरे इस प्रस्ताव पर सोच समझ कर विचार करके कल शाम तक इसी नंबर पर अपना जवाब दे दें। अगर आप सिलेक्ट हो गई तो मेरी फिल्मों में गाना आप ही गाएंगी। और मैं आपसे एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि ऐसा मौका लोगों को सालों के संघर्ष के बाद भी नहीं मिलता। यह तो आपका हुनर और तकदीर का कमाल है कि घर बैठे ही आपको यह अवसर मिल रहा है। यह सुनकर मैं हाथ का काम वहीं छोड़कर हैरान परेशान सी जमीन पर बैठ गई। बच्चे मुझे देखकर घबरा गए। मुझे पानी पिलाकर पूछने लगे कि मम्मी क्या हुआ, सब ठीक तो है ना, किसका फोन था? पर मैं कुछ बोल नहीं पा रही थी। कुछ देर बाद सब सामान्य होने पर सारी बातें बच्चों को बताई। नई सोच और नए विचारों वाले बच्चे खुशी से नाच उठे। बोले, मम्मी यह तो कमाल हो गया, आपको तो सेलिब्रेट करना चाहिए, और आप परेशान हो रही हो। आप कल मुंबई वाले अंकल को हाँ करके अपने आगे की जिंदगी को सुधारो। मैं बच्चों की बात काट कर बोली, तुम अपने पापा को जानते हो ना, वह कभी नहीं मानेंगे। आशीष बोला, आज तक तो उनकी मनमर्जी का करती आई हो। क्या आज तक आपको मान सम्मान मिला? नहीं मिला ना? तो फिर इस बात को यहीं खत्म करो और इस मौके को जाने मत दो। उन्हें जो करना है वह वही करेंगे। मैं परसों मुंबई जा रहा हूं, आप मेरे साथ ही चलो। अब मैं भी समझ गई थी कि रुकने के बाद भी मेरा कुछ भला होने वाला तो था नहीं। इसीलिए मैंने देर नहीं लगाई और अपने संदूक से मायके के मिले जो 2 सोने के कंगन थे वह निकाले और ज्वेलर्स की दुकान पर बेच आई। मुंबई जाने के लिए वहां रुकने के लिए पैसा भी तो चाहिए थे, और अगले दिन मुंबई फोन करके हामी भी भर दी। उसके बाद जाने से पहले अपनी एकमात्र हितैषी सीमा भाभी जी को बुलाकर उन्हें सब बातें मैंने समझा दी और घर की चाबी देकर सब समझा दिया कि सुमित जी के ऑफिस जाने के बाद बाई को सफाई, कपड़े आदि धोने के लिए कह देना। बाई का 1 महीने का एडवांस भी दे दिया। मेरे जाने के बाद अगर कोई पूछे तो कहना आशीष के साथ मुंबई ऑडिशन के लिए गई है। मुंबई में हम म्यूजिक रिहर्सल स्टूडियो के पास एक गेस्ट हाउस में रुक गए। अगले दिन ऑडिशन हुआ और मैं सेलेक्ट हो गई। फिर रिहर्सल आरंभ हो गए। आशीष ने भी हमने कॉलेज और हॉस्टल का पता किया। अब मैं स्टूडियो चली जाती और आशीष कॉलेज और हॉस्टल की औपचारिकता पूरी करने लगा। आशी भी कोटा हॉस्टल चली गई थी। मैं शाम को नियमित रूप से रोज सीमा भाभी को फोन कर लेती थी। एक दिन उन्होंने मुझे बताया कि बहुत से कॉलोनी वालों को जब तुम्हारे बारे में पता चला तो बहुत खुश हुए और वह इकट्ठे होकर सुमित जी को बधाई देने गए। मैं भी भीड़ में अंदर चली गई। वह सब तुम्हारी और तुम्हारी गायकी की बहुत तारीफ कर रहे थे।
कुछ पड़ोसी तो सुमित जी को आप जैसी गुनी पत्नी मिलने के लिए भाग्यशाली बता रहे थे। उस समय सुमित जी के चेहरे की रंगत बदल गई थी। वह खिसियाने से होकर सबका धन्यवाद दे रहे थे। यह सुनकर मुझे अच्छा लगा। चलो, किसी ने तो मेरी कला को सराहा। लगभग ऐसे ही एक हफ्ता बीत गया। अचानक रिहर्सल के दौरान एक दिन सीमा भाभी का फोन आया। मैंने घबराकर रिहर्सल बंद कर सीमा भाभी से बात की। मुझे लगा कहीं ऐसा ना हो कि कोई परेशानी वाली बात हो। तो वह झटके से बोली, निशा, गजब हो गया। आज सुमित जी सवेरे सवेरे घर आ गए। बोले निशा का कोई फोन नंबर या कोई पता ठिकाना हो तो बता दो। हमने पूछा क्या बात हो गई? तो फिर नजरें नीचे करके बोले, मैं बहुत ही स्वार्थी और घमंडी हूं। मैंने अपने अहम के आगे निशा जैसी गुनी पत्नी का तिरस्कार किया। 8 दिन में ही मुझे निशा की अहमियत का अंदाजा हो गया है। मैं बच्चों और उसके बिना नहीं रह सकता। मुझे उससे मिलकर माफी मांगनी है। यह कहकर वह फूट फूट कर रो पड़े। तब सीमा जी के हस्बैंड ने उनसे कहा कि चलिए आप चुप हो जाइए, और कहा कि अब हम सब मिलकर मुंबई चलेंगे। वहां आप निशा जी और बच्चों के साथ रहना। सीमा भाभी जी की ऐसी बातें सुनकर मेरी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। मुझे लगा चलो देर आए पर दुरुस्त आए। मैंने बच्चों को फोन पर ही खुशखबरी सुनाई तो दोनों मारे खुशी के नाच उठे और बोले, वह मम्मी, यह तो रेगिस्तान में रिमझिम शुरू हो गई। और हम सब जोर जोर से हंस पड़े। दोस्तों, यह कहानी आपको कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताइएगा। अगर कहानी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हमारे साथ अंत तक बने रहने के लिए धन्यवाद। जय श्री राधे।